सविता गांव के पेड़ के नीचे चारपाई पर बैठी अपनी 28 साल पुरानी जिंदगी का हिसाब लगा रही थी। इन 28 सालों में उसने क्या खोया या फिर ये कहीं क्या पाया। बिन माँ की दो बहनें सविता और उससे 1.5 साल छोटी कविता अपने पिता के साथ रहती थी। माँ थी नहीं तो बचपन से बड़े होने के नाते सारी जिम्मेदारी आ गई थी सविता पर। सविता स्वभाव से थोड़ी गंभीर थी, ज्यादा शोर शराबा या इधर उधर घूमना उसको ना भाता। घर के काम करने के बाद जो समय बचता उसमें या तो गाने सुनती या फिर लड़कियों की तरह बाकी शौक सिलाई कढ़ाई अचार इत्यादि बनाना सीखती। वहीं कविता बिल्कुल इसके विपरीत, घूमना बातें करना और जिंदगी को मजे से जीना उसका स्वभाव था। हालांकि पढ़ने में और बाकी कामों में वह भी तेज थी, लेकिन उसको किसी भी काम को ज्यादा देर तक करना अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि घर में भी ज्यादा देर रुकती तो अजीब सा महसूस करती। पिताजी एक कपड़े की दुकान पर काम करके बच्चों को पाल रहे थे। उनको ये भी पता था कि हालातों ने उनकी बेटियों को समय से पहले समझदार बना दिया है। यह अलग बात थी कि दोनों की जिंदगी के जीने के तरीके एकदम अलग थे, फिर भी दुनियादारी खूब समझती थी दोनों। वक्त गुजरा, उम्र दोनों की शादी की हो चली थी। पिताजी के पुराने दोस्त थे, बहुत खास सुख दुख के साथी जो 3 साल पहले गुजर गए थे, लेकिन एक तमन्ना अपने दिल में लेकर गए थे कि सविता उनके घर की बहू बने। लेकिन उनका बेटा पुनीत उस वक्त बाहर पढ़ रहा था दूसरे शहर और शादी के लिए तैयार भी न था। यह अलग बात थी कि पुनीत की माँ की भी अब यही इच्छा थी कि सविता ही उनके घर की बहू बने। पिता के जाने के बाद 2 साल तक पुनीत ने पढ़ाई पूरी की और अब पिछले 1 साल से इसी शहर में पिताजी का किताबों का ठीक ठाक कारोबार था, वो संभाल रहा था। एक ही शहर में होने की वजह से पुनीत सविता और कविता से मिला तो था 2-3 बार, लेकिन शादी को लेकर कुछ सोच नहीं पा रहा था। एक दिन रास्ते में कॉलेज जाते वक्त कविता मिल गई। जान पहचान तो थी ही, इसलिए उसने कविता को लिफ्ट दे दी। कविता की जिंदा दिली की बातें, आज के तरीके से जीने वाली लड़की और फिर इतनी बिंदास, पुनीत को बहुत अच्छी लगी। इधर सविता के पिताजी पुनीत की माँ से पुनीत और सविता की शादी की बात कर रहे थे कि मौका देखकर आप पुनीत से बात कीजिए। सविता को भी इस बात का पता था कि उसके और पुनीत के रिश्ते की बात चल रही है। उधर धीरे धीरे पुनीत कविता की तरफ खींचने लगा। 1-2 बार लंच के लिए भी बुलाया। कविता बेहिचक आती थी, लेकिन उसके लिए पुनीत सिर्फ एक दोस्त की तरह था जिसके साथ समय बिताना भी अच्छा लगता था और कोई रिस्क भी नहीं था। दिवाली से कुछ दिन पहले पुनीत और उसकी माँ सविता के घर आए। वैसे पुनीत की माँ को कविता भी अच्छी लगती थी, लेकिन बहू के रूप में वो सविता को मान चुकी थी। बातों ही बातों में सविता के पिता और पुनीत की माँ ने पुनीत से शादी की बात की। पुनीत ने मना तो नहीं किया, लेकिन जवाब के लिए 2 दिन का समय मांगा, क्योंकि वो भी जानता था 4 साल से सब इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद पुनीत कविता से मिला और उसे कहीं मिलने के लिए बुलाया। दूसरे दिन एक शांत जगह पर पुनीत ने कविता से अपने दिल की बात कही कि वह उसको पसंद करता है और शादी करना चाहता है। इसलिए जब ये बात घर में हो फिर कविता भी हाँ कर दे। कविता को बहुत अजीब लगा सुनकर, क्योंकि एक तो वह भी शादी नहीं करना चाहती थी और फिर सब जानते थे कि शादी की बात तो हमेशा से सविता के लिए हुई है। उसको समझ ही नहीं आया कि क्या करे, इसलिए वे बिना कुछ बोले उठकर कॉलेज चली गई। कॉलेज से वापस घर आई तो परेशान थी। सविता ने पूछा भी क्या बात है, तो कुछ बताया नहीं। उधर शाम को पुनीत घर पहुंचा तो माँ बेसब्री से उसके हाँ के जवाब का इंतजार कर रही थी। पूछने पर जवाब भी दिया हाँ में ही, लेकिन अपनी पसंद के नाम के साथ, मतलब कविता के लिए हाँ कर दिया। सुनकर उसकी माँ थोड़ा सख्ते में आ गई, क्योंकि उन्होंने और उनके स्वर्गीय पति ने हमेशा से सविता को बहू के रूप में देखा था और फिर सबको ये बात पता भी थी। इसलिए उनकी समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। एक तरफ बेटे की पसंद और एक तरफ खुद की कविता में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन जो उनको अपनी बहू में चाहिए था वो सविता में था, और जो पुनीत को पसंद आया बीवी की नज़र में वो कविता थी। पुनीत और माँ दोनों एक दूसरे से बिना कुछ बोले अपने अपने कमरे में चले गए। रात को दुकान से वापस आकर सविता के पिता ने पुनीत की माँ को फोन किया। उन्होंने बड़े भारी मन से कल शाम को आने की बात बोलकर बात खत्म कर दी। अगले दिन कॉलेज में कविता कुछ परेशान थी। उसकी खास सहेली रीना ने जोर देकर पूछने पर उसे सारी बात बता दी। रीना ने कहा, तू शादी के लिए हाँ कर दे। कविता बोली, दिमाग खराब हो गया है तेरा। एक तो मैं पुनीत से प्यार नहीं करती और फिर हमेशा से सबने सविता के लिए रिश्ते की बात की थी।
ऐसे में मैं कैसे शादी कर लूं जबकि मुझे अभी शादी करनी ही नहीं है। तो रीना ने बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़कर उसको समझाते हुए कहा, लड़का अच्छा खासा कमाता है, अकेला है, सिर्फ माँ है, वो भी बहुत उदार दिल की, वो भी 1-2 साल में निकल लेगी। उसके बाद तू हमेशा के लिए अकेले राज करेगी। और कहीं शादी की तो न मालूम कितने झंझट होंगे। और फिर पुनीत ने खुद शादी के लिए बोला है तो उसको बहन से छीन नहीं रही, वो खुद आया है तेरे पास। रहा सवाल प्यार का तो वो तो वक्त के साथ हो जाएगा एक दिन। ऐसा बढ़िया मौका हाथ से मत जाने दे। कविता उसकी बात सुनकर असमंजस में पड़ गई। फिर दोनों उठकर क्लास लेने चली गई। शाम को पुनीत की माँ आई तो संजोग से सविता घर पर नहीं थी। कविता ने उनको देखा तो रीना की बात याद आ गई। उसने बहुत प्यार से उनको बिठाया और खातिर भी की। वैसे कविता हमेशा ठीक से बात करती थी, लेकिन आज बात कुछ अलग लग रही थी। पुनीत की माँ को लगा शायद घर पर कोई है नहीं, इसलिए थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रही होगी। वो चाय पी रही थी, तब तक सविता अपने पिताजी के साथ वापस आ गई। पुनीत की मां को देखकर उसने तुरंत पैर छुए और हाल चाल लिया। उसके बाद दोनों बहनें खाने की तैयारी करने किचन में चली गई। सविता के पिताजी ने बात छेड़ी तो हिचकते हुए पुनीत की मां ने बताया, पुनीत शादी के लिए तैयार है। लेकिन कविता के साथ ये सुनते ही सविता के पिताजी को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन बात संभालते हुए बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? एक तो सविता बड़ी है, ऊपर से हमेशा से सबने उस जगह सविता को ही देखा है। पुनीत की माँ भी थोड़ी असमंजस में थी, लेकिन क्या करती, बात बेटे की पसंद की थी। इतने में सविता वहां आ गई और उसने सारी बातें सुन ली। सविता बिना पूछे कुछ बोले वहां से किचन में गई और कविता से पूछा कि क्या उसको पुनीत के मन की बात पता है। तो कविता ने एक दिन पहले की सारी घटना सुना दी। सविता ने पूछा, तुम पुनीत को पसंद करती हो? तो कविता ने कोई जवाब नहीं दिया। कविता की असमंजस की स्थिति देखकर सविता ने कहा कि अगर पुनीत का रिश्ता मेरे लिए नहीं आया होता तो तू उसको हाँ करती है ना। तो कविता के भाव देखकर सविता उसकी बात समझ गई। फिर बाहर आकर बोली, बाबूजी कविता की शादी पुनीत से कर दीजिए। तो उसके बाबूजी ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि एक तो सविता पढ़ी थी, ऊपर से पुनीत के लिए हमेशा सविता ही पसंद रही है घर वालों की। फिर सविता ने बहुत प्यार से अपने पिता को और पुनीत की माँ को मना लिया। बेटे की पसंद की बात थी तो पुनीत की माँ ने भी ज्यादा ना नुगड़ नहीं किया और अगले दिन दोनों की सगाई मंदिर में घर वालों के सामने ही करने का फैसला हुआ। और अगले दिन मिलने का वादा करके पुनीत की मां चली गई। लेकिन कविता अभी भी सोच रही थी कि उसने सही किया या गलत, क्योंकि वो पुनीत से बात तो करती थी लेकिन उससे प्यार नहीं था। फिर उसे रीना की बात याद आई कि और कहीं शादी करके ने जाने कितने झंझट हो। यहाँ ने तो परिवार में कोई है और पुनीत भी उसके आगे पीछे घूमेगा। यही सब सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई उसे पता नहीं चला। लेकिन नींद सविता की आंखों से कोसों दूर थी। उसको रोना नहीं आ रहा था, लेकिन अपने अंदर के खालीपन को वही समझ सकती थी। लेकिन क्या करती, पुनीत की पसंद उसके लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए उसने अपने मन को कड़ा किया और कविता पुनीत की शादी के लिए अपने मन को तैयार करने लगी, जिससे किसी को ये न लगे कि वह उन दोनों की शादी से खुश नहीं है। अगले दिन सब व्यस्त रहे, क्योंकि सब काम एक ही दिन में शाम तक करने थे। अगले दिन शाम को सब मंदिर पहुंच गए। कविता गुलाबी साड़ी में खिल रही थी। पुनीत को भी गुलाबी कुर्ते में देखकर एक पल को सविता का मन धक से होकर रह गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। फिर दोनों की सगाई हुई। हंसी तो सबके चेहरे पर थी, लेकिन एक कसक सविता के बाबूजी, खुद सविता और पुनीत की मां के अंदर थी, जिसको वो सब अपने अपने हिसाब से अपने अंदर दबाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि खुद कविता भी अंदर से अभी तक असमंजस में थी। तभी पुनीत ने उसके लिए एक हीरे की अंगूठी निकाली, जिसे देखकर कविता खुश हो गई। फिर सगाई की रस्में पूरी हुई, कुछ फोटो हुए। तभी पुनीत गाड़ी में से एक पैकेट निकाल कर लाया। कविता ने खोला तो एक बहुत सुंदर महंगा सूट और 50,000 नगद, जो कि कविता की शॉपिंग के लिए थे। देखकर कविता झूम उठी। उसे लगा उसकी सहेली रीना ठीक ही कहती थी, पुनीत के साथ ऐश से कटेगी जिंदगी। यही सब सोचते हुए वो अपनी बहन और पिताजी के साथ कमकर वापस आ गई। उसे पता ही नहीं चला, सगाई तो हो गई थी। 2 दिन बाद पुनीत की मां ने पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया तो 18 दिन बाद का शुभ था। समय कम था, लेकिन क्या करते, शादी की तैयारी तो करनी ही थी। दोनों परिवार लग गए तैयारी करने में। इधर पुनीत कविता के दिल में प्यार जगाने के लिए उसके ऊपर बेहिसाब पैसा खर्च कर रहा था और कविता प्यार ना होते हुए भी इन सब चीजों में खुश थी। दोनों ने साथ साथ अपनी एक दूसरे की पसंद से शादी की शॉपिंग की। कविता खुश होकर घर जाकर बहुत उत्साह से ये सब दिखाती।
सविता और उसके बाबूजी को कविता के लिए खुशी तो होती, लेकिन अपने अपने दिल की कसक को भुला नहीं पा रहे थे। उधर पुनीत का ये हाल देखकर उसकी माँ को चिंता हो रही थी कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो पुनीत बिजनेस को नुकसान तो कराएगा ही और अपनी जिम्मेदारी भी नहीं समझेगा। लेकिन अभी इकलौते बेटे की शादी थी तो चुप रहना बेहतर समझा। इसी तरह 18 दिन बीत गए और शादी का दिन आ गया। पुनीत ने कविता के लिए शहर का सबसे महंगा पार्लर बुक कराया था। जब कविता पार्लर से आई तो सच में परी लग रही थी, पर सविता भी आसमानी लहंगे में नए हेयर स्टाइल के साथ किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। वैसे सविता को ये सब ज्यादा पसंद नहीं था, पर उसको लगा कि अगर वो कोई उत्साह नहीं दिखाएगी तो कविता को लगेगा कि वो उसकी शादी से खुश नहीं है, और फिर कविता को ऐसे बुझा हुआ देखकर उसके बाबूजी को भी दुख होता। इसलिए उसने भी सब काम उत्साह से किए और खुद पर भी ध्यान दिया। सभी रीति रिवाज से शादी हुई। पूरी शादी में कविता और पुनीत एक दूसरे से बात करते रहे और तरह तरह से फोटो खिंचाते रहे। खैर, शादी संपन्न हो गई। विदाई के वक्त कविता थोड़ा उदास जरूर हुई, लेकिन उसको रोना नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके अंदर मायके से जाने की ज्यादा तकलीफ के बजाय आने वाली अपनी ऐश की जिंदगी के बारे में सोचकर खुशी थी। सविता और उसके बाबूजी ने नम आंखों से कविता को विदा किया। ससुराल में खूब खातिर हुई। पुनीत थोड़ी थोड़ी देर में कमरे में जाकर उससे पूछता कि कुछ चाहिए तो नहीं। कविता ने देखा कि पुनीत ने अपने कमरे को कविता की पसंद से सजाया है, पूरी तरह जैसे उसकी पसंद का रंग, उसकी पसंद के पर्दे, उसकी पसंद का फर्नीचर। सारे दिन की रस्मों के बाद रात हो गई। पुनीत की माँ कविता के कमरे में आई और बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और फिर बोली, आज से ये घर तुम्हारा है। मेरे लिए बेटी की तरह हो तुम। बस एक आशा है तुमसे कि मेरे पुनीत का दिल कभी मत दुखाना। कविता ने मन में सोचा, पुनीत और उसकी माँ को इशारों पर चलाना उसके लिए बहुत आसान होगा। उसके बाद उसकी सास उठकर कमरे के बाहर चली गई। अब कविता सोच रही थी कि वैसे तो सब ठीक है, लेकिन पुनीत से अभी वो रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती थी जिसको पति पत्नी के बीच प्यार का एक रूप मानते हैं। तभी पुनीत कमरे में आया। कविता उसको देखकर थोड़ी सहम गई। पुनीत ने बहुत प्यार से अपने पास बिठाया और उसके लिए स्पेशल ऑर्डर की हुई सोने की चेन उसको दी। कविता ने उसको देखा खुश तो हुई, पर परेशानी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। पुनीत उसके मन की बात समझ गया और बोला कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। ये सुनकर कविता को अच्छा लगा। उसने पूछा, सच में? तो पुनीत हंसकर बोला, एकदम सच में। फिर कविता उठी और चेंज करने चली गई। थोड़ी देर में वो गाउन पहनकर वापस आई। हालांकि उसको देखकर पुनीत के मन में बहुत हलचल हो रही थी, लेकिन कविता को प्रॉमिस कर चुका था, इसलिए कुछ बोला नहीं। बस ऐसे ही अपने मन की बात उससे करता रहा। कुछ देर तो कविता उसकी बातों पर हाँ ना में जवाब देती रही, फिर कब सो गई न उसे पता चला न पुनीत को। अगले दिन फिर कुछ रस्में थी और कविता को पुनीत के साथ अपने घर पग फेरे की रस्म के लिए भी जाना था। कविता और पुनीत शाम को गाड़ी से गए, जहाँ सविता और उसके पिताजी ने खूब खातिरदारी की। कविता को इस तरह खुश देखकर उसके घर वाले खुश तो थे, लेकिन कभी कभी सविता अपने मन की कसक से ही परेशान हो उठती। खैर, रात को वो दोनों घर वापस लौट आए। रास्ते में पुनीत ने कविता को आइसक्रीम भी खिलाई। फिर घर पहुंचकर कविता सीधे अपने रूम में चली गई और पुनीत वहीं अपनी माँ के पास बैठ गया। तभी उसको एक फोन आया। कुछ ऑर्डर था। शायद पुनीत ने अगले 10 दिन तक कोई भी काम करने से साफ मना कर दिया था। उसकी माँ को ये बात अच्छी नहीं लगी। पूछने पर उसने बताया कि कल वो कविता के साथ 10 दिनों के लिए गोवा और मुंबई घूमने जा रहा है। इतना कहकर वो भी अपने रूम में चला गया। कविता कोई मैगजीन पढ़ रही थी। पुनीत उससे बातें करने लगा। वो अनमनी सी उसकी बातों का जवाब देने लगी। तभी पुनीत ने उसके सामने गोवा की फ्लाइट की टिकट रखी। उसे देखकर कविता चहक उठी और पैकिंग करने के लिए तुरंत खड़ी हो गई। फिर पुनीत से बोली, कल सुबह ड्राइवर को भेजकर मेरे घर से कुछ कपड़े हैं जिनको मंगवा लेना। पुनीत ने हाँ में जवाब दिया। फिर वो दोनों सो गए। अगले दिन सुबह से सारी तैयारी करके खुशी खुशी माँ का आशीर्वाद लेकर गोवा के लिए निकल गए। गोवा पहुंचकर फिर वो एक अच्छे से होटल में गए, जहाँ का नज़ारा देखकर कविता की आंखें चमक रही थी। रात को दोनों बाहर डिनर के लिए गए, लेकिन इन सब के बीच कविता अब पुनीत के नज़दीक जाने में थोड़ा सहज होने लगी थी। पुनीत भी इस बात को महसूस कर रहा था। वेस्टर्न कपड़ों में कविता सच में हीरोइन लग रही थी। डिनर करके होटल वापस आकर कविता चेंज करके आई। रेड कलर के नाइट गाउन में कविता सच में गजब ढा रही थी। पुनीत खुद को रोक नहीं पाया, उसके करीब जाने की कोशिश करने लगा और कविता ने भी अपनी मौन सहमति दे दी। फिर उनका रिश्ता संपूर्ण हो गया। अगले दिन से सिर्फ शॉपिंग करना और एक दूसरे के साथ घूमना,
यही सिलसिला चल निकला। वापसी के एक दिन पहले वो दोनों मुंबई बीच पर थे, तभी कविता को भूख लगी। पुनीत उसके लिए कुछ खाने को लेने चला गया। कविता गोल्डन कलर की वन पीस स्लीवलेस ड्रेस में थी। अचानक उसको महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। थोड़ी नजर मारी तो दूर एक लड़का दिखा जो हाथ में कैमरा पकड़े हुए था। कविता उसके पास गई और गुस्से से बोली कि ऐसे किसी को घूरते नहीं है, इतना भी नहीं जानते। अगर अपनी नजरें दूसरी तरफ नहीं घुमाई तो अभी यही तमाशा बना दूंगी सबके सामने, समझे। वो बोला, मैडम मैं एक फोटोग्राफर हूँ, खूबसूरत चीज़ों को अपने कैमरे में कैद करना शौक है मेरा, इसलिए मुझे हर तरह देखने की आदत है। कविता कुछ झेप सी गई, तभी उस फोटोग्राफर ने अपना कार्ड निकाल कर उसको दिया और बोला, कभी मॉडलिंग करने का मन बने तो फोन करना। इससे पहले कि वो कुछ कहती पुनीत आ गया। वो ना कुछ बोले वहां से चली गई। पुनीत ने पूछा कहाँ गई थी तो बोली कुछ नहीं, बस ऐसे ही उधर घूम रही थी। फिर वो दोनों वापस उसी दिन अपने घर आ गए। अगले 2 दिन तो थकान उतारने में लग गए। उसके बाद पुनीत अपने बिजनेस पर ध्यान देने लगा, क्योंकि पहले शादी फिर घूमने के चक्कर में पहले ही बहुत ऑर्डर वो ठुकरा चुका था। कविता ज़्यादातर या तो टीवी या फिर अपने फ़ोन में सहेलियों से बात करने में बिजी रहती। उसकी सास अगर बुलाती या खुद उसके कमरे में आती तो भी ज़रूरत भर की बात करती। पहले उनको लगा कि नई शादी है, अभी गृहस्थी के काम समझने में उसको थोड़ा समय चाहिए होगा, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोली। लेकिन कविता का यह व्यवहार उनको थोड़ा अजीब लगता। इस तरह 1 महीने बीत गया। इस बीच में कविता शॉपिंग करती या फिर पुनीत के साथ बाहर घूमती। एक दिन पुनीत की माँ ने पुनीत से कहा कि कविता को अब कुछ जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, और कुछ नहीं तो पति के प्रति सारे फर्ज निभाए, जैसे सुबह का नाश्ता, टिफिन तैयार करना, उसकी चीजों का ध्यान रखना आदि। पुनीत ने कहा कि वो कविता से बात करेगा। रात को जब पुनीत ने कविता से कहा तो वो बोली कि अभी कुछ दिनों में उसके कॉलेज शुरू हो जाएंगे, फिर वो न तो अपने लिए वक्त निकाल पाएगी न पुनीत के कामों के लिए। इसलिए पुनीत खुद ही अपने काम करते रहे तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर काम की ज़्यादा दिक्कत है तो एक नौकर और रख लो घर में। इस बात के बाद कुछ दिन बाद पुनीत की माँ ने फिर कहा कि कविता का ध्यान बिल्कुल भी घर में नहीं है, उससे बात करो। पुनीत को लगा कि उसकी माँ पर घर के काम का बोझ ज़्यादा है। उसने बिना किसी से पूछे 2 नौकर और रख लिए, एक खाना बनाने के लिए, एक घर के बाकी काम करने के लिए। पुनीत की माँ को इस तरह बेवजह खर्च बढ़ाना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो देख रही थी कि पहले शादी फिर उसके बाद भी पुनीत कविता पर बहुत ज़्यादा खर्च करता है। लेकिन बेटे बहू के बीच की बात है, ये सोचकर उन्होंने कभी पुनीत को रोका नहीं। इससे लगभग 3 महीने बीत गए, और इन 3 महीनों में कविता ने नए दोस्त बना लिए थे, जिनके साथ किटी पार्टी या फिर कभी कभी देर रात घर पार्टी करती रहती। 1-2 बार पुनीत और उसके बीच थोड़ी सी बहस भी हुई, क्योंकि कविता ने 3 महीनों में 3 दिन भी ठीक से बहू होने का फर्ज नहीं निभाया। इधर पुनीत के बिजनेस में कुछ घाटा होने लगा था, क्योंकि शादी और घूमने फिरने की वजह से कुछ ज़रूरी ऑर्डर उसके हाथ से निकल गए थे, और कविता के ऊपर ज़्यादा खर्च करने की वजह से उसका बजट थोड़ा बिगड़ गया था। 3 महीने बाद एक दिन कविता की तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टर को दिखाने गई तो पता चला वे माँ बनने वाली है। लेकिन वो परेशान हो गई इस खबर से, क्योंकि वो बच्चे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। घर आकर उसने किसी को कुछ नहीं बताया, चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई। सास के पूछने पर तबीयत खराब का बहाना बना दिया, और रात को पुनीत से भी बात नहीं की। बस इसी उलझन में थी कि क्या किया जाए, क्योंकि घर वालों को पता चला तो उसकी आज़ादी चली जाएगी, और न चाहते हुए भी उसे जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। इसलिए उसने सोचा कि कल डॉक्टर के पास जाकर अबॉर्शन करा लूंगी। यही सोचते सोचते देर रात के बाद कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह पुनीत थोड़ा जल्दी उठा, वो कुछ सामान देख रहा था अलमारी में, तभी उसे कविता के हॉस्पिटल की रिपोर्ट मिली। पढ़कर बहुत खुश हुआ। कविता को उठाने से पहले उसने ये खबर अपनी माँ को सुनाई। माँ भी बहुत खुश हुई। दोनों मिलकर कविता को बधाई देने कमरे में गए। बहुत प्यार से उसकी सास ने कविता को उठाया। कविता थोड़ा अजीब सी नजरों से उन दोनों को देख रही थी। इससे पहले कि कुछ पूछती, पुनीत के हाथ में रिपोर्ट देखकर सब मामला समझ गई। पुनीत ने खुशी से पूछा, बताया क्यों नहीं? तो बोली कि जल्दी में उसने भी रिपोर्ट ठीक से नहीं पढ़ी थी और तबीयत खराब थी तो सो गई। इतना कहकर वो बाथरूम जाने का बहाना करके वहां से उठ गई। पुनीत की माँ ने ये खबर जल्दी से फोन करके उसके मायके में दी। वहां से कुछ ही देर में सविता और उसके बाबूजी मिठाई लेकर बधाई देने उनके घर आ गए। सब बहुत खुश थे। कुछ देर बाद सविता के बाबूजी वहां से दुकान चले गए। सविता शाम तक के लिए वहीं रुक गई, क्योंकि वो बहुत खुश थी और पूरा दिन अपनी बहन के साथ रहना चाहती थी।
लेकिन कविता को थोड़ा सुस्त देखकर सविता ने उससे वजह पूछी, लेकिन वो तबीयत का बहाना बनाकर टाल गई। फिर सविता उसकी पसंद का कुछ बनाने का बोलकर किचन में चली गई, जहाँ कविता की सास पहले से ही मौजूद थी। सविता को देखकर खुश होते हुए उससे बातें करने लगी और आने वाले बच्चे के बारे में सपने सजाने लगी। शाम तक सविता वहीं रुकी। उसके रुकने से कविता को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पुनीत की माँ को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सविता का हाथ पकड़कर प्यार से कहा कि क्या हुआ सविता, तुम इस घर की बहू नहीं बन पाई, पर मेरी बेटी तो हमेशा रहोगी। इस घर में अपनी बहन के लिए ना सही मेरे लिए आती जाती रहा करो। सविता ने भी हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन कविता सारा दिन लगभग अपने कमरे में ही रही। फिर शाम हुई। पुनीत जल्दी से घर आ गया। आकर सीधा कमरे में गया। वहां कविता को सोता हुआ देखकर वो वापस आ गया। तब तक सविता उसके लिए चाय बना लाई। फिर सविता, पुनीत और उसकी माँ तीनों ने चाय पी, गपशप मारी। कुछ देर बाद सविता ने जाने की इजाज़त मांगी, लेकिन पुनीत की माँ ने कहा कि ऐसे नहीं, खाना खाकर जाएगी। फिर सविता और पुनीत की माँ ने एक साथ खाना खाया। उसके बाद वो चलने लगी। पुनीत की माँ ने सविता से जल्दी जल्दी आते रहने का वादा लिया और पुनीत से कहा कि सविता को उसके घर छोड़ आए। सविता ने मना किया, लेकिन उन्होंने जोर देकर पुनीत को भेज दिया। रास्ते में पुनीत ने 2-4 औपचारिक बातें की और सविता ने उतना ही जवाब दिया, क्योंकि सविता वैसे तो पुनीत से बात करती थी, लेकिन अकेले उसके साथ थोड़ा असहज महसूस करती थी, क्योंकि उसके दिल की कसक का एहसास उसको होने लगता था। खैर, पुनीत ने सविता को घर छोड़ा। 5 मिनट उसके बाबूजी से मिलकर वापस आ गया। आकर देखा तो माँ उसका खाना लेकर बैठी है। पुनीत ने पूछा, कविता ने खाना खाया कि नहीं? तो उसकी माँ ने कहा कि वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई। तो पुनीत ने अपना और कविता का खाना लिया और अपने कमरे में आ गया। कविता कोई मैगजीन पढ़ रही थी। पुनीत ने बड़े प्यार से उसे खाना खिलाया और फिर अपने आने वाले बच्चे को लेकर कुछ बातें की, लेकिन कविता अनमनी सी जवाब दे रही थी। इस तरह वक्त गुजरने लगा। सविता कभी पुनीत की माँ के बुलाने पर तो कभी कविता की तबीयत खराब होने की वजह से उनके घर आती जाती रहती, लेकिन कविता को ये सब बोझ लगता था। वो इन सब से जल्दी छुटकारा चाहती थी, क्योंकि इसकी वजह से एक तो वो बिल्कुल बंद कर रह गई थी और पुनीत भी अब घरेलू बातें ज्यादा करता, जिससे कविता को चिढ़ होती। इससे लगभग पूरे 9 महीने होने को आ गए और सब बेसब्री से बच्चे के आने का इंतजार करने लगे। फिर एक दिन कविता को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा, जहां उसने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। सब लोग बहुत खुश थे। सबने खूब बधाई दी एक दूसरे को और कविता का ख्याल पहले से ज्यादा रखने लगे। सब लोग जब हॉस्पिटल से वापस घर आ गए, सब कविता और बच्चे को लेकर, तो पुनीत की माँ ने सविता से अनुरोध किया कि उस दिन के लिए वो यहीं रुक जाए, क्योंकि एक तो कविता थोड़ी लापरवाह भी थी और बच्चे की और खुद कविता की देखभाल ज्यादा करनी थी। ऐसे समय में तो सविता उनकी बात मानकर कुछ दिन के लिए वहीं रुक गई। कविता बच्चे पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देती, यहाँ तक कि उसने बच्चों को अपना दूध पिलाने से भी मना कर दिया। सारा दिन सविता या पुनीत की माँ ही बच्चे को संभालती। कविता या तो आराम करती या फिर फोन पर गपशप करती। कुछ इस तरह कुछ दिन बीत गए। फिर सविता अपने घर चली गई। अब बच्चे की सारी जिम्मेदारी खुद कविता पर आ गई, जिससे वो चिड़चिड़ा जाती। इधर कुछ दिनों से पुनीत को बिजनेस में नुकसान हो रहा था और कविता पहले की तरह ये खर्च करना चाहती थी, जो पुनीत नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला लगभग खत्म हो चला था। कविता को अब पहले वाली जिंदगी चाहिए थी, तो वो अपनी सास से कहती कि वो बच्चे को लेकर अपने घर जा रही है। वहाँ वो बच्चे को सविता के पास छोड़ देती और खुद सारा दिन मौज मस्ती करती। इसी तरह लगभग 2 महीने बीत गए। एक दिन सविता खुद कविता के घर आई तो पुनीत की माँ ने कहा, बच्चे के लिए कोई अच्छा सा नाम तो बताओ। सविता ने कहा, इसके आने से पूरा घर महकने लगा है, इसलिए इसका नाम चंदन है। सबको नाम पसंद आया। एक दिन कविता अपने पर्स में कुछ देख रही थी। अचानक उसकी नज़र एक कार्ड पर पड़ गई। नाम था ओम बत्रा। फिर कविता को याद आया कि ये उस फोटोग्राफर का है जो साल भर पहले मुंबई में बीच पर मिला था। उसी शाम को कविता ने पुनीत से 10,000 रुपये मांगे। पुनीत ने यह कहकर इनकार कर दिया कि अभी नुकसान बहुत हो गया है बिजनेस में, तो कुछ महीने रुपयों के मामले में बहुत हिसाब से चलना होगा। लेकिन कविता तो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी, इसलिए वो जिद करने लगी। नतीजा दोनों में अच्छी खासी बहस हो गई, जिसके चलते पुनीत के मुंह से निकल गया कि इतना ही शौक है खर्च करने का तो खुद कमाना सीख लो। कविता को बहुत गुस्सा आ गया, यहाँ तक कि बच्चे को उठाकर अपनी सास के पास जाकर सुला दिया और खुद दूसरे कमरे में सो गई। अगले दिन जब पुनीत ऑफिस चला गया तो कविता ने डरते डरते ओम भद्रा का नंबर मिलाया,
क्योंकि बात 1 साल पुरानी हो गई थी तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि ओम को बोलेगी क्या। फिर उधर से हेलो की आवाज़ आई तो कविता ने हेलो के साथ उसको 1 साल पुरानी बात याद दिलाने की कोशिश की जो ओम को याद आ गई। फिर कविता ने कहा कि वो मॉडलिंग करना चाहती है। पहले तो ओम ने उसे टाल दिया क्योंकि साल भर पहले कविता ने मना कर दिया था और बीच में कोई कांटेक्ट भी नहीं किया। फिर भी ओम ने कहा कि वो उसको फोन करती रहे, जैसे ही उसके लायक कोई ऑफर होगा वो जरूर बताएगा। ये सुनकर कविता को तसल्ली मिली। कविता की हरकतों से उसकी सास बहुत परेशान रहती लेकिन घर की शांति और बेटी की खुशी की खातिर चुप थी। एक दिन उन्होंने कविता के बाबूजी से भी बताया कि वो कविता को समझाए, लेकिन उनकी ये कोशिश भी बेकार गई क्योंकि कविता कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। लगभग 15 दिन बाद ओम ने कविता से कहा कि उसके पास कविता के लिए एक काम है अगले महीने, लेकिन उसके लिए उसे 60,000 रुपये फीस देनी होगी और 15 दिन के लिए मुंबई आना पड़ेगा फोटोशूट के लिए। कविता ने उसको हाँ तो बोल दिया लेकिन सोच रही थी कि घर पर क्या बोलेगी, 15 दिन के लिए कहाँ जा रही है। फिर सोचा एक बार चली जाऊंगी, वैसे भी जब बाद में रुपए आएंगे और मैगजीन में फोटो के साथ नाम आएगा तो सबका मुंह बंद हो जाएगा। यही सोचकर उसने पुनीत से 80,000 रुपये मांगे तो पुनीत ने साफ मना कर दिया। एक तो बिजनेस में नुकसान और फिर इतनी बड़ी रकम के लिए कविता ने वजह भी नहीं बताई थी। कविता उससे नाराज हो गई और सो गई। इस तरह लगभग एक हफ्ता बीत गया। कविता ने पुनीत से यह सोचकर बात नहीं की कि उसको मनाने के लिए पुनीत उसकी बात मान लेगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि पुनीत अपने बिजनेस को लेकर बहुत परेशान था। उधर ओम कविता से रुपये के लिए बोल रहा था। कविता ने एक बार फिर पुनीत से कहा कि वो उसको अभी 80,000 रुपये दे दे, जिसे पुनीत ने सख्ती से मना कर दिया। वो बोली उधारी दे दो, कुछ महीने बाद वापस कर देगी, लेकिन पुनीत कुछ सुनना नहीं चाहता था, जिसके चलते उन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। कविता ने घर छोड़कर जाने की धमकी दे दी, जिस पर पुनीत ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया और दोनों सो गए। इस तरह 2 दिन बीत गए। कविता गुस्से में थी। उसने ओम से बात की कि रुपये का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, वो पहले उसको काम दिला दे, बाद में वो उसको रुपये दे देगी। इस बात पर ओम ने उसे एक ऑफर दिया कि अगर वो उसकी कंपनी की परमानेंट मॉडल बन जाए तो उसको एडवांस भी मिल जाएगा और रहने के लिए जगह भी, लेकिन इसके बदले कविता को मुंबई आकर ही रहना पड़ेगा क्योंकि उसके काम में कभी भी कहीं भी आना जाना पड़ता है। ओम ने कहा कि परसों तक उसको जवाब दे दे, नहीं तो वो कोई और दूसरी मॉडल ढूंढ लेगा। कविता को अब समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें, क्योंकि 15 दिन के लिए मुंबई जाना और वहीं परमानेंट रहना अलग बात थी। वो सोच रही थी कि पुनीत ऑफिस से आया, वो बहुत परेशान था। इससे पहले कविता कुछ पूछती, उसकी माँ ने पूछ लिया कि क्या बात है। पुनीत ने लगभग रोते हुए बताया कि उसको बिजनेस में 8 लाख का घाटा हुआ है और नहीं पता कि आगे अभी क्या हो। इस बात से सब परेशान हो गए। कविता चुपचाप अपने कमरे में आकर बैठ गई, सोच रही थी कि क्या करे। तभी उसको जैसे कुछ याद आया। वो उठी और अपने सारे गहने एक बैग में रखे और उनको छुपा दिया और सोने का बहाना करने लगी जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है। अगले दिन पुनीत के घर से निकलते ही कविता ने सारे गहने बैग में डाले और बच्चे को कमरे में सुलाया। फिर मार्केट निकल गई बिना किसी को कुछ बताए और ओम को फोन किया कि वो आ रही है मुंबई हमेशा के लिए, वो उसको लेने स्टेशन आ जाए और उसके रहने का भी इंतजाम कर दे। और वो बैठ गई मुंबई वाली ट्रेन में हमेशा के लिए। इधर कविता को बहुत देर तक घर में न पाकर उसकी सास ने सविता को फोन किया, लेकिन उसने बताया कि वहां तो पिछले 5 दिन से कविता नहीं गई और न ही कोई बात हुई उससे। फिर सविता पुनीत के घर आ गई क्योंकि बच्चे को भी संभालना था। फिर सविता और पुनीत की माँ दोनों ने मिलकर कविता का पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था उसके बारे में। सविता ने अपने बाबूजी को भी फोन करके वहीं बुला लिया, पर कोई कुछ नहीं कर सका। तब तक पुनीत भी आ गया। फिर उसकी माँ ने बहुत दुखी मन से सारी बातें बताई और ये भी कि अभी तक कविता के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। पुनीत ने भी पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। उसे लगा कि रुपये की बात और कविता ने कहा था कि अगर उसको रुपये नहीं मिले तो वो घर छोड़कर चली जाएगी, इसलिए गुस्से में सच में चली गई। थक हार कर सबने मिलकर सुबह पुलिस को खबर की। पुलिस ने रिपोर्ट लिख ली और कहा जैसे ही कुछ पता चल जाएगा बता देंगे। एक तो पुनीत के बिजनेस का नुकसान, ऊपर से 4 महीने का छोटा सा बच्चा, फिर कविता का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। पुनीत की माँ से अपने बेटी की यह हालत नहीं देखी जा रही थी। इधर सविता बच्चा भी संभाल रही थी
और पुनीत को, उसकी माँ को भी और अपने बाबूजी को भी। इससे लगभग 17 दिन बीत गए, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता कि कविता कहाँ गई। तभी अचानक एक दिन सविता के पिताजी चक्कर खाकर गिर पड़े। आनन फानन में अस्पताल ले गए। सब डॉक्टर ने कहा कि ब्लड प्रेशर बहुत लो है। 25 घंटे होने को आए, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो रहा था। आंखें भी नहीं खुल रही थी। पुनीत भी अस्पताल जाकर हाल चाल ले आता। इसी तरह 3 दिन बीत गए और तीसरे दिन के बाद फिर उन्होंने कभी आंखें नहीं खोली। सविता के ऊपर तो मुसीबत का पहाड़ टूट गया। रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया था। अब वे किसके सहारे जिएगी? उसे अपनी जिंदगी अंधकार में डूबती हुई नजर आ रही थी। अगर बाबूजी ने उसकी शादी कर दी होती तो कम से कम अब उसका पति उसके साथ तो होता, परंतु इस भरी दुनिया में वे अकेली रह गई थी। एक बहन थी, वे भी पता नहीं कहाँ चली गई थी। एक तो बहन के लापता होने की तकलीफ, उसके बाद 4 महीने के बच्चे को माँ का प्यार देने की जिम्मेदारी, ऊपर से बाबूजी का अचानक चले जाना। वो समझ ही नहीं पा रही थी करे तो क्या करे। सविता अचानक इस तरह अपने बाबूजी के चले जाने से और कविता के इस तरह सब कुछ छोड़कर जाने से पूरी तरह बिखर गई थी। लेकिन बच्चे की वजह से पुनीत के घर रोज ही जाना पड़ता था। जब वहाँ पुनीत की माँ का दुख, पुनीत के चेहरे की परेशानी और एक छोटे से बच्चे की तरफ देखती तो अपना दुख उसको कम लगने लगता। पुनीत की माँ तो जैसे सविता के सहारे जीने की कोशिश करने लगी थी, क्योंकि बच्चे का ध्यान वही रखती थी। और बच्चों को देखकर पुनीत भी थोड़ी राहत महसूस करता, क्योंकि ऐसे हालात में भी कम से कम बच्चे की देखभाल ठीक से हो रही थी। इससे लगभग 2 महीने बीत गए। पुलिस भी कविता के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाई। पुनीत अपने बिजनेस को फिर से खड़ा करने में लगा था। इधर आसपास वाले पुनीत की माँ से पुनीत की दूसरी शादी करने के लिए बोलने लगे थे। कुछ लोगों का कहना था कि जिसको अपने 4 महीने के बच्चे का दर्द नहीं लगा, वो अब क्या वापस आएगी। पुनीत की माँ को भी अब लगने लगा था कि अब उनको कुछ करना चाहिए। लेकिन एक तो पुनीत का बिजनेस ठीक नहीं था अभी, और फिर कुछ समय बाद अगर कविता अचानक से वापस आ गई तो पुनीत की दूसरी बीवी का क्या होगा। यही सब सोचकर उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि पुनीत से इस बारे में बात करें। ये अलग बात थी कि उनकी इच्छा अब भी सविता को बहू बनाने की थी, लेकिन जिस तरह के हालात थे उनमें वो कोई भी निर्णय सविता के ऊपर थोपना नहीं चाहती थी। यही सोचकर उन्होंने बात मन में दबा ली। चंदन को अब सविता अपने घर ले गई थी, क्योंकि यहाँ उसको रोज आने जाने में दिक्कत होती थी। ये अलग बात थी कि बीच बीच में वो चंदन को पुनीत और उसकी माँ से मिला लेती। इसी तरह लगभग 15 दिन और बीत गए। पुनीत की माँ अंदर ही अंदर घुट रही थी, जिस वजह से उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। डॉक्टर को दिखाए, कोई खास बीमारी नहीं निकली, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। तब एक दिन डॉक्टर ने पुनीत से कहा कि कोई बात है जो इनको अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रही है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही। पुनीत ने माँ से कहा कि इतना परेशान क्यों हो, सब ठीक हो जाएगा। तो वो बोली, बेटा मरने से पहले मेरी एक इच्छा है, पूरी कर दो। वो बोला, बताओ तो माँ। उसकी माँ ने कहा, सविता से शादी कर लो, क्योंकि बच्चे को माँ मिल जाएगी और तुम्हें एक जीवन साथी। इस बात पर पुनीत ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से उठकर चला गया। सविता को जब माँ की तबीयत के बारे में पता चला तो वो चंदन को लेकर पुनीत के घर आ गई और घर में सबकी देखभाल करने लगी। 2 दिन बाद पुनीत ने उसकी माँ से फिर चर्चा की तो पुनीत ने कहा कि इस परेशानी में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन बच्चे की वजह से वो शादी कर सकता है, पर इसके लिए भी सविता का मन से तैयार होना ज़रूरी है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि सविता पर किसी तरह का कोई दबाव हो। पुनीत की रजामंदी मिलते ही उसकी माँ ने अपने बिगड़ते घर और बच्चे का वास्ता देकर यही बात सविता के सामने रखी। सविता पुनीत को उसकी शादी के पहले से ही पसंद करती थी, लेकिन इस माहौल में वो क्या करे समझ ही नहीं पाई और वहाँ से चली गई। पुनीत की माँ का मन फिर उदास हो गया। उनको लगा कि सविता कहीं मना न कर दे। उधर सविता रात भर इसी उधेड़पुन में रही कि वो क्या करे, क्योंकि वो जानती थी कि पुनीत की पसंद कविता थी। तभी उसकी नज़र पास में सो रहे चंदन पर पड़ी और उसको देखकर उसने फैसला कर लिया कि पत्नी का दर्जा भले ही ना मिले पुनीत के मन में, लेकिन चंदन की माँ अब वो बनकर दिखाएगी। चंदन आज से उसका बेटा है, वही उसकी माँ है। यही सोचकर वो अगले दिन पुनीत के घर गई और माँ के लिए चाय लाई। उन्होंने हसरत भरी नज़र से सविता को देखा तो उसने मुस्कुराकर हाँ में जवाब दिया। इतना सुनते ही उन्होंने पुनीत को आवाज़ लगाई और खुशी से बोली कि जल्दी से पंडित जी को फ़ोन करके बुला लो। पंडित जी ने 5 दिन बाद का मुहूर्त बताया। पुनीत की माँ बहुत खुश थी। समय कम था और हालात भी ठीक नहीं थे, फिर भी वो शादी अच्छे से करना चाहती थी, लेकिन सविता ने मना कर दिया। उसने कहा कि शादी सादे तरीके से और मंदिर में होगी।
फिर भी पुनीत की माँ के जोर देने पर वो उनके साथ बाजार जाकर कुछ कपड़े और हल्के गहने ले आई। ज्यादा कुछ इसलिए नहीं लिया क्योंकि घर की माली हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। 5 दिन इसी तरह निकल गए। फिर मंदिर में जाकर पुनीत और सविता की शादी हो गई। पुनीत की माँ का अरमान पूरा हो गया। वो सविता को बहू बनाकर घर ले आई। सविता के लिए वो घर और उस घर के लोग नए नहीं थे, इसलिए घर में आते ही उसने अपनी सभी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभानी शुरू कर दी। हालांकि उसकी सास चाहती थी कि हर नई बहू की तरह सविता कुछ दिन आराम करे, लेकिन सविता नहीं मानी और सारे कामों पर ध्यान देने लगी। यह अलग बात थी कि पुनीत को लेकर वो समझ नहीं पा रही थी कि कैसे उसके साथ व्यवहार करे। फिर रात को सबने खाना खाया। सविता चंदन को लेकर कमरे में चली गई। पुनीत ऑफिस का कुछ काम देख रहा था। थोड़ी देर बाद पुनीत कमरे में गया। तब तक चंदन सो चुका था और सविता उसका इंतजार कर रही थी। पुनीत भी समझ नहीं पा रहा था कि वो सविता से क्या बोले। फिर कुछ सोचकर बोला कि वो पूरी कोशिश करेगा कि इस घर में उसे किसी तरह की कोई कमी न हो और बहू होने का सारा सम्मान भी मिलेगा, लेकिन दिल से उसे पत्नी का दर्जा देने के लिए उसे थोड़ा समय लगेगा। सविता को शायद अंदाजा था पुनीत के इस व्यवहार का, इसलिए उसने बहुत सलीके से सारी बातें सुनी और उनको माना भी। फिर कुछ और बातें करने के बाद दोनों सो गए। अगले दिन से सविता पूरी तरह उस घर की होकर रह गई। पैसों की तंगी के बारे में उसको पता था, इसलिए सिर्फ जरूरी घर खर्च ही करती और अपनी सास से बोलकर उसने घर के 3 नौकरों को भी छुट्टी दे दी। अब सिर्फ 2 नौकर घर में बचे थे। सास बहू एक दूसरे के साथ बात करते, सारा दिन निकाल देती और चंदन की परवरिश भी अच्छे से करती। पुनीत भी ये सब नोटिस कर रहा था कि सविता के आने के बाद माँ की तबीयत और घर का माहौल दोनों अच्छे हो गए हैं पहले से, इसलिए अब वो भी अच्छे मन से सारा ध्यान अपने बिजनेस पर लगा रहा था और उसकी मेहनत सफल भी हो रही थी। फिर एक दिन पुनीत का जन्मदिन था। सविता ने माँ से पूछकर पुनीत के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी जिसमें सिर्फ पुनीत के कुछ खास दोस्त थे। शाम को जब पुनीत घर आया तो सबको ऐसे देखकर बहुत खुश हुआ और सबसे मिलकर उसका मन भी बहुत अच्छा हो गया। रात को जब वो कमरे में गया तो सविता लगभग सो चुकी थी। उसने सविता को उठाकर बहुत प्यार से थैंक यू बोला। फिर दोनों एक दूसरे को कुछ देर देखते रहे और पुनीत खुद को उसके करीब जाने से नहीं रोक पाया। सविता भी उसके लिए समर्पित थी, इसलिए उनका रिश्ता पूरा हो गया। उस दिन के बाद पुनीत सविता के लिए पति होने की जिम्मेदारी तो पूरी तरह निभाता, लेकिन अगर कभी अकेले में सोचता तो उसे लगता कि जो जगह जो खिंचाव कविता के लिए उसके अंदर था वो नहीं है। फिर खुद को ये सोचकर संभालता कि बहुत मुश्किल से जिंदगी पटरी पर आई है और उसके बेटे की परवरिश भी बहुत अच्छे से हो रही है, इसलिए अब वो इस जिम्मेदारी में ही अपनी जिंदगी बिताएगा। सविता चंदन को अपने सीने से लगा कर रखती, उसकी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखती, उसकी प्यारी प्यारी बातों में, उसकी नन्ही मुन्नी शरारतों से सविता की आत्मा तृप्त हो जाती और अंदर ही अंदर उसे एक सुकून प्राप्त होता। चंदन को जन्म तो कविता ने दिया था, लेकिन उसकी असली माँ सविता थी। उधर कविता का अभी तक भी कोई पता नहीं था। कई साल बीत चुके थे, अब तो उसके आने की उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। फिर एक दिन बीमारी के चलते पुनीत की माँ का स्वर्गवास हो गया। माँ के जाने का जितना दुख पुनीत को था, उससे ज्यादा खालीपन सविता की जिंदगी में आया था। लेकिन जीवन का चक्र तो चलता है, वो किसी के लिए नहीं रुकता। चंदन भी 5 साल से ऊपर का हो गया था। सविता का सारा दिन अब चंदन के साथ और शाम के बाद थोड़ा वक्त पुनीत के साथ निकलता। दोनों ही गुजरी जिंदगी की तकलीफों को लगभग पूरी तरह भूल चुके थे और अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाते एक दूसरे के साथ रिश्ता भी निभा रहे थे और जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे। जहां पुनीत की जिंदगी का आधा हिस्सा उसके बिजनेस और मीटिंग थे, सविता की पूरी दुनिया वो घर था। खासकर चंदन तो उसकी सांसों की तरह उसके अंदर बसा हुआ था। वहीं चंदन भी अपनी माँ को देखकर जीता था। प्यार उसे अपने पापा से भी था, लेकिन माँ के अंदर उसे दोस्त, माँ और बहन सारे रिश्ते मिले थे। सविता के अपना कोई बच्चा नहीं हुआ, इसलिए चंदन ही उसकी जिंदगी थी। समय पंख लगाकर उड़ गया, इसलिए जिंदगी के 24 साल निकल गए। एक दिन चंदन किसी से फोन पर बात कर रहा था। न जाने सविता को ऐसा क्यों लगा कि वो किसी खास से बात कर रहा है। जब चंदन बात करके आया तो सविता ने उससे पूछा किससे बात कर रहे थे, तो वो बोला कोई नहीं, बस एक पुरानी दोस्त है। ये कहकर उठकर चला गया। लेकिन सविता समझ गई कि वो कोई खास है और मन ही मन कुछ सोचकर मुस्कुरा दी।
कुछ दिन बाद चंदन का जन्मदिन था। सविता ने पार्टी रखी और चंदन से कहा कि अपने सारे दोस्तों को बुलाए, खासकर पुरानी और स्पेशल वाली। चंदन भी समझ गया कि माँ क्या चाहती है। फिर शाम को सारे मेहमान आए, सब पार्टी इंजॉय कर रहे थे। तभी चंदन आया, उसके साथ एक लड़की थी, ब्लैक गाउन में, देखने में ठीक ठाक लेकिन आकर्षक थी। उसने पुनीत और सविता से नमस्ते की और अपना नाम निम्मी बताया। फिर चंदन ने सविता को देखा और दोनों समझ गए कि वो कौन है। इसके बाद सब लोगों ने खाना खाया और अपने अपने घर चले गए। रात को सविता ने चंदन से निम्मी के बारे में पूछा तो वो बोला कि मैं उसको पसंद करता हूँ, लेकिन कोई भी निर्णय आपके हाँ के बाद ही होगा। तो सविता ने कहा कि मेरा निर्णय तुम्हारे पापा पुनीत की हाँ के बाद ही होगा। इस बात पर दोनों हंसने लगे। फिर दोनों सोने चले गए। अगले दिन सविता ने सुबह चाय के समय पुनीत से निम्मी और चंदन के बारे में बताया तो पुनीत ने कहा चंदन की पसंद और लड़की का व्यवहार अगर ठीक है और उसके घर वाले अगर राजी हैं तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। वैसे चंदन और पुनीत में बात कम ही होती थी, जरूरत भर की। कभी कभी तो बहुत दिनों तक वो एक दूसरे से मिलते भी नहीं थे। फिर शाम को सविता ने चंदन से निम्मी के घर वालों से मिलने की बात कही तो चंदन ने कहा कि वो जल्दी से जल्दी कोशिश करेगा। फिर 2 दिन बाद चंदन सविता को लेकर निम्मी के घर गया। निम्मी के घर में एक छोटा भाई और माँ थे। उसके पापा सरकारी नौकरी में थे। 4 साल पहले अचानक बीमारी से मृत्यु हो गई थी। उनकी पेंशन से और कुछ खेती के रुपयों से उनका घर चलता था। सविता और निम्मी की माँ ने मिलकर एक दूसरे से ढेर सारी बातें की और जल्दी ही दोनों की सगाई करने का फैसला किया। सविता ने निम्मी की माँ से घर आने का अनुरोध किया। उन्होंने 2 दिन बाद रविवार का समय रखा। उस दिन पुनीत भी घर पर ठीक से मिल लेंगे। फिर सविता और चंदन घर आ गए। सविता ने सारी बातें पुनीत को बताई और रविवार को उनके आने का भी बता दिया, जिससे पुनीत घर पर ही मिले। पुनीत ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर 2 दिन बाद निम्मी अपनी माँ और भाई के साथ पुनीत के घर आई। सविता ने उनके स्वागत की तैयारी कर रखी थी। सारी औपचारिक बातों के बाद सविता ने पूछा कि पंडित जी को बुलाकर सगाई की तारीख तय कर ले तो पुनीत और निम्मी की माँ दोनों ने ही हाँ में जवाब दिया। पंडित जी आए। उन्होंने 3 दिन बाद का मुहूर्त बताया और शादी के लिए 1.5 महीने बाद का। सबने अपनी सहमति जताई और सगाई की तैयारी की बात कहकर निम्मी और उसकी माँ अपने घर वापस लौट गई। समय कम था लेकिन सविता ने 3 दिन में ही सारी तैयारी अच्छे से कर ली। फिर सगाई का दिन आया। शाम को सब लोग निम्मी के घर जाने के लिए निकल रहे थे। तभी घर के नंबर पर फोन आया। पुनीत ने फोन उठाया, 4-5 मिनट बात की, फिर सबके साथ गाड़ी में आकर बैठ गया। लेकिन फोन पर बात करने के बाद कुछ परेशान सा लग रहा था। खैर, सब सगाई में आ गए। सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे से चल रहे थे और सब संपन्न भी अच्छे से हुआ। लेकिन सविता ने नोटिस किया कि पुनीत कुछ खोया खोया सा है। लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं बोली। बीच में 1-2 बार पुनीत सगाई से निकलकर किसी से फोन पर बात कर रहा था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया सिवा सविता के। घर आकर उसने पुनीत से पूछा भी, लेकिन पुनीत ने ऑफिस के काम और सगाई की भागम भाग का बहाना बनाकर बात को टाल दिया। उस दिन के बाद से सविता ने महसूस किया कि पुनीत कुछ उलझा उलझा सा रहता है और फोन बजने पर ज्यादातर उठकर बाहर चला जाता है। सविता ने पता किया तो ऑफिस में कोई भी परेशानी नहीं थी। पुनीत से पूछा तो वो हमेशा की तरह टाल गया कि कोई बात नहीं है। इस तरह 5-6 दिन निकल गए। एक दिन चंदन के नाम से एक कुरियर आया। सविता ने उसे चंदन के कमरे में ही रख दिया। वो ऑफिस से आया तो सविता ने उसे कुरियर के बारे में बताया। चंदन ने जैसे ही उसको खोला, उसके चेहरे पर अजीब सी उलझन के भाव आ गए। तब तक सविता ने उसे आवाज लगाई। जल्दी में उसने वो लिफाफा अलमारी में रखकर लॉक लगाकर चला गया। सविता ने उसे पूछा कुछ परेशान हो, तो वो भी थकान का बहाना बनाकर टाल गया। उसके बाद चंदन, पुनीत और सविता सब खाने पर एक साथ थे, लेकिन पुनीत और चंदन दोनों खोए हुए परेशान थे, तो वहीं सविता इन दोनों की परेशानी में खोई हुई थी। सविता ने महसूस किया कि सगाई के दिन के बाद से पुनीत और लिफाफा देखने के बाद चंदन दोनों परेशान तो थे ही, लेकिन दोनों उससे भी कुछ अजीब बर्ताव कर रहे थे, जैसे कुछ छुपा रहे हों। 2 दिन बाद चंदन के फोन पर किसी का फोन आया। उसने करीब 15 मिनट बात की, फिर तुरंत घर से निकल गया, इससे पहले कि सविता कुछ पूछती। फिर वो उसके कमरे में गई तो देखा कि जल्दबाजी में अलमारी खुली रह गई है। वो उसको बंद करने गई तो सामने उसको कुछ दिन पहले आया लिफाफा नजर आया। उसने जैसे ही खोल कर देखा तो वहीं पर जड़ हो गई। उसमें कविता और पुनीत और चंदन के बचपन के कुछ फोटो थे और साथ में कविता का लिखा एक खत, जिसमें उसने बताया था कि अब वो
उसी शहर में आ गई है और वापस उसके और पुनीत के पास लौटना चाहती है, क्योंकि वो उसकी सगी जन्म देने वाली माँ है। कविता ने उसमें अपना पता भी लिखा था जहाँ वो रुकी थी, और उसको मिलने के लिए भी बुलाया था। सविता को कुछ समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। वहाँ बैठे बैठे कब शाम हो गई उसे पता भी नहीं चला। तभी पुनीत ऑफिस से आ गया। उसकी आवाज़ सुनकर वो पुनीत के पास गई और बहुत शांत स्वर में उसे वो फोटो और खत दिखाया और पुनीत से पूछा कि क्या वह भी कुछ जानता है इस बारे में। तो उसकी झुकी नजरों ने सब बता दिया। फिर पुनीत कहने लगा कि कविता को अपने किए पर बहुत पछतावा है, वो बहुत परेशान भी है, साथ ही साथ वो घर भी लौटना चाहती और मैं उसे घर लेकर आऊँगा, क्योंकि वो मेरी पहली पसंद थी और चंदन की जन्म देने वाली माँ भी, और मैं भी उसका साथ चाहता हूँ। मैं तुम्हें इस घर से नहीं निकालूंगा, तुम भी इस घर में रहोगी उतने ही हक से जैसे अभी तक रहती आई हो, पर कविता को मैं वही मान सम्मान दूंगा जो तुम्हें मिलता है। उसका इस घर पर उतना ही हक है जितना तुम्हारा है। इतना कहकर पुनीत वहां से चला गया। लेकिन सविता तो जैसे अपनी सुध बुध खो बैठी। इतने बरसों की तपस्या का उसको ये फल मिलेगा, उसने कभी भी सपने में नहीं सोचा था। सविता आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही थी। जिस पति को वे दिल से चाहती थी, जिसके लिए उसने अपने जीवन के बहुमूल्य 24 वर्ष दे दिए, आज एक बार फिर से उसने उसके स्वाभिमान को ठोकर मारती थी। आंसुओं की धारा उसके नेत्रों से बह रही थी। उसके हृदय में एक दर्द की लहर सी उठी जो भीतर तक चली गई। ये दर्द उसके हृदय में बहुत गहराई तक चला गया था। उसके हृदय में एक टीस सी उठती और वह और ज्यादा रोने लगती। रोते रोते रात कब हुई, कब चंदन आया, उसको कुछ पता नहीं। अगले दिन सुबह पुनीत कब ऑफिस गया उसको नहीं पता। थोड़ी देर में चंदन भी आया बताने की वो ऑफिस जा रहा है, तो भी कुछ नहीं बोली। फिर कुछ देर बाद उठी, नहाकर कहीं जाने की तैयारी की और हाथ में वो लिफाफा लिया जो उसे चंदन की अलमारी से मिला था। घर से निकलकर ऑटो किया और उस पते पर चलने को बोला। वो जैसे ही वहां पहुंची, उसने चंदन की गाड़ी वहां देखी। गाड़ी देखकर उसके हृदय पर हथौड़े बजने लगे। शायद पति की तरह अब बेटा भी उससे दूर चला गया था। पुनीत की तरफ से तो उसने जैसे तैसे सब कुछ बर्दाश्त कर लिया था, पर अपने बेटे की गाड़ी वहां देखकर उससे बर्दाश्त न हुआ। जिस बच्चे को उसने सीने से लगाकर पाला था, आज वह भी उसका अपना न रहा। आंखों में आए आंसू के सैलाब को उसने साफ किया और वो वहां से चल दी पैदल। उसे पता नहीं वह कहाँ जा रही थी, बस वह चली जा रही थी और ना जाने कब शहर से बाहर जाने वाली किस रास्ते पर आ गई, उसे पता ना चला। चलते चलते शाम हो गई। जब अंधेरा होने लगा तो उसे एहसास हुआ कि उसे प्यास लगी है। आसपास पानी देखा नहीं दिखा तो समझ में नहीं आया कि वो कहाँ है। तभी उसने देखा कि एक ऑटो आकर वहां रुक गया। ऑटो वाले ने पूछा कहाँ जाना है, तो वो बिना कुछ बोले अजीब सी नजरों से उसे देखने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी नजरों के आगे अंधेरा छा रहा है और वो चक्कर खाकर गिर पड़ी। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक अनजान जगह पर पाया। आसपास 8-10 लोग दिख रहे थे, जिनमें से 2-3 बच्चे थे। थोड़ा गौर से किया तो समझ आया कि वो किसी गांव में है और रात भी हो चुकी है। तभी एक औरत ने पूछा, माताजी नाम क्या है आपका? तो वो कुछ नहीं बोली और चुपचाप आंखें बंद करके लेट गई। फिर सुबह उठी तो उसने देखा कुछ लोग उसके उठने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कौन हो, कहाँ से आई हो? तो वो बोली उसे ठीक से कुछ भी याद नहीं है, शायद वो अपने घर का रास्ता भटक गई है। तभी सविता के लिए कोई चाय लेकर आया। शायद ये वही ऑटो वाला था जिसके आगे वो बेहोश हुई थी। उसने कहा कि जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती आप यहीं रहो, अगर घर के बारे में कुछ भी याद आए तो बता देना। फिर वो ऑटो वाला चला गया। उसके जाने के बाद उसके घर वालों से सविता को पता चला कि ये जगह शहर से 27 किलोमीटर दूर है और ये ऑटो वाले का घर है, जहां वो हफ्ते 10 दिन में आता है, क्योंकि ऑटो शहर में चलाता है। फिर सविता उसी के घर रहने लगी, जहां वो उस घर के बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताती, उनको कहानी सुनाती और उनको नई नई चीज़ें बनाना सिखाती। बच्चे उसको माताजी बुलाने लगे थे। धीरे धीरे कुछ पड़ोस के बच्चे भी उसके पास आने लगे और वो भी उसको माताजी बुलाते। इस तरह लगभग 12 दिन बीत गए। सविता उनके घर के एक सदस्य की तरह हो गई, लेकिन अपने बारे में किसी को ज्यादा कुछ नहीं बताया। एक दिन सविता दोपहर को घर के बाहर पेड़ के नीचे सो रही थी। अचानक बच्चों के शोर से उसकी आंख खुली। उसने देखा थोड़ी दूर पर एक गाड़ी चली आ रही है, जिसके आसपास बच्चे भाग रहे हैं और शोर कर रहे हैं। कुछ ही मिनट में वो गाड़ी उससे थोड़ी दूर आकर रुक गई। वो पहचान ही रही थी कि गाड़ी तो चंदन की गाड़ी जैसी है। तभी चंदन गाड़ी से बाहर निकला और सविता की तरफ बढ़ा। उसके पास आकर चंदन नीचे बैठ गया
और उसके पैर पकड़ लिए। सविता को समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। तभी चंदन ने खुद से बोलना शुरू किया, माँ, एक बार मेरे मन की बात तो पूछ लेती। एक माँ होकर कैसे नहीं समझ पाई आप? मेरी माँ सिर्फ आप हो। फिर चंदन ने शुरुआत से सारी बात बताई। कुछ दिन पहले मेरे पास कविता जी का फोन आया था। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मेरी असली माँ हैं और वो अपने घर वापस लौटना चाहती हैं। मैंने जब उनसे बात करने से मना कर दिया तो उन्होंने घर पर वो लिफाफा भेज दिया जिसमें मेरे बचपन की कुछ फोटो उनके साथ और कुछ उनकी और पापा की फोटो थी, जिसे मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि आप बेवजह परेशान हो जाती। लेकिन वो मुझे फ़ोन करके मुझसे मिलने की जिद करने लगी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनकी बात पापा से हो गई है। अगर मैं उनसे मिलने नहीं गया तो वो घर वापस आने के लिए और मेरे ऊपर अपना हक साबित करने के लिए कोर्ट चली जाएंगी क्योंकि उनका और पापा का तलाक नहीं हुआ है। उस दिन उन्होंने मुझे फ़ोन पर कहा कि उन्होंने वकील को बुला लिया है, वो केस करने जा रही हैं। अगर मैं उनको लेकर घर नहीं गया तो वो आपको घर से निकाल देंगी। मैं उनसे मिलने गया लेकिन मेरी बदकिस्मती से आपको वो खत और फोटो मिल गए इससे पहले कि मैं आपको कुछ समझाता। न जाने आप कहाँ चली गई। हर जगह आपको तलाश किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। पेपर में भी निकलवाया 3 दिन पहले, तब जाकर आज ऑटो वाले ने आपकी तस्वीर पहचान कर मुझे फ़ोन किया और मैं सब कुछ छोड़कर आपके पास आ गया। अब मैं भी वहाँ रहूँगा जहाँ मेरी माँ रहेगी। आप अच्छी तरह जानती हैं माँ कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। फिर भी आप मुझे छोड़कर चली गई। वो औरत मेरी माँ नहीं है, वह बस एक स्वार्थी औरत है जो अपने दूध मुँह है बच्चे को छोड़कर जा सकती है। उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती आगे अपने स्वार्थ के लिए भी क्या कर जाए। पिताजी उसको फिर से अपनी पत्नी का दर्जा दे सकते हैं मगर उस औरत को मैं अपनी माँ का दर्जा कभी नहीं दे सकता। माँ, आज के बाद ऐसा कभी मत करना, मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। चंदन अपनी माँ की गोद में सिर रखकर लगातार रोए जा रहा था और बोले जा रहा था और सविता उसको सुन रही थी और आज जिंदगी में पहली बार वो अपनी किस्मत पर इतरा रही थी। उसकी तपस्या के रूप में उसे चंदन मिल गया था। फिर चंदन ने हाथ जोड़कर उससे उसके नए घर सविता निवास में चलने के लिए कहा क्योंकि वो घर तो उसने भी उसी दिन छोड़ दिया था जिस दिन सविता ने घर छोड़ा था। जिस घर में उसकी माँ नहीं, उस घर में वे भी नहीं रह सकता। उसकी बात सुनकर सविता की आंखें छलछला आई। आज उसकी आंखों में जो आंसू थे वे खुशी के आंसू थे और वो चंदन के साथ जाने के लिए खड़ी हो गई। आज सविता ने अपने मन से पुनीत को हमेशा के लिए निकाल दिया। अब बस वे चंदन की माँ है और पुनीत के घर में लौटकर वे फिर कभी नहीं जाएगी। उसने पुनीत को हमेशा के लिए छोड़ दिया। चंदन ने ऑटो वाले को और उसके घर वालों को इतने दिन सविता को इतनी इज्जत और ठीक से रखने के लिए धन्यवाद दिया। फिर सविता को गाड़ी में बैठा दिया। फिर गाड़ी अपने रास्ते चल पड़ी। सविता का मन आज जिंदगी में क्या खोया क्या पाया सोच रहा था, लेकिन आज तो सिर्फ पाने की खुशी से उसका मन भर गया था। जो खो दिया जिंदगी में उसकी याद नहीं आ रही थी, जो पाया था वो उसकी आंखों के सामने था और सबसे अनमोल था। क्या सविता का पुनीत को हमेशा के लिए छोड़ देने का फैसला सही था या उसे अपने लिए आवाज़ उठाकर कविता को अपने घर में नहीं घुसने देना चाहिए था? आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कहानी कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।